सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वयं, स्वयं प्रभा, मूक, ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन जो मेथड्स होते हैं उसका डिफरेंस हम लोग देखने वाले हैं। तो इसमें से जो स्वयं है, स्वयं प्रभा है और मूक है, इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं आप लोगों की टीचिंग एप्टीट्यूड में। तो आप लोगों को इसको बहुत अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। तो हमने ऑफलाइन जो मेथड्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम पढ़ेंगे ऑनलाइन मेथड्स ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण के ऑनलाइन तरीके कौन से होते हैं। तो मूक, स्वयं और स्वयं प्रभा, ये जो हमारे सिलेबस में दिए गए हैं, ये हमारे ऑनलाइन मेथड्स ऑफ टीचिंग है। तो सबसे पहले बात करते हैं मूक की। तो सबसे पहले इसकी हम लोग वो देख लेंगे फुल फॉर्म क्या होती है। एम से मैसिव, ओ से ओपन, और सेकंड ओ से ऑनलाइन और सी से कोर्स। ये आपको याद रख लेना है। क्या है इसका? मैसिव, ओपन, ऑनलाइन, कोर्स। ठीक है। मैसिव का क्या मतलब है? देयर आर मे बी 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स इन अ मूक, यानी एक मूक में इतने ज्यादा छात्र हो सकते हैं। ठीक है। मैसिव का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा। ओपन, एनीवन एनीवेयर कैन रजिस्टर फॉर दीज कोर्सेज, मतलब कोई भी कहीं भी इन पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकरण करा सकता है। ओपन मतलब खुला है, सभी के लिए खुला है। ठीक है। मैसिव मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में जो होता है। ठीक है, नाम से समझ आ रहा है। ऑनलाइन, ऑनलाइन माध्यम से होगा। कोर्स वर्क इज डिलीवर्ड एंटायरली ओवर द इंटरनेट, यानी पाठ्यक्रम जो होगा पूरी तरह से इंटरनेट पर वितरित किया जाता है। कोर्स, मूक्स आर वेरी सिमिलर टू मोस्ट ऑनलाइन कॉलेज कोर्सेज, जो अधिकांश ऑनलाइन कॉलेज के पाठ्यक्रम होते हैं ये लगभग उसी के समान है। ठीक है। तो मूक का आपको फुल फॉर्म याद रख लेना है। मैसिव, ओपन, ऑनलाइन, कोर्स। ठीक है। मैसिव यानी बहुत ज्यादा मात्रा में इसमें छात्र हो सकते हैं। ओपन यानी कोई भी कहीं पर भी कहीं से भी रजिस्टर कर सकता है इसके लिए। ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन माध्यम से इसमें पढ़ाई होती है। और कोर्सेज कैसे है इसके? सिमिलर वैसे ही है जैसे किसी भी कॉलेज के ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं। ठीक है। और मूक के बारे में जानते हैं। मूक हैव बिकम अ फेमस एवेन्यू फॉर डाइवर्स लर्नर्स टू अपग्रेड देयर नॉलेज एंड स्किल्स। ठीक है। किसके लिए है? मूक विविध शिक्षार्थियों के लिए अपने ज्ञान और कौशल को उन्नत करने का एक प्रसिद्ध माध्यम बन गया है। तो आपको ये याद रख लेना है किसके लिए है ये? डाइवर्स लर्नर्स के लिए। ये इसका कीवर्ड है। ठीक है। मूक का कीवर्ड है, इसको याद रखना। तो किस चीज के लिए होता है? हमारे विविध शिक्षार्थियों के लिए। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे। इट इज अ वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म which provides unlimited number of students worldwide with the chance of distance education with best institutes in the world। मतलब क्या है कि यह एक वेब आधारित मंच है जो दुनिया भर में असीमित संख्या में छात्रों को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में दूरस्थ शिक्षा का मौका प्रदान करता है। यानी कि जो ऑफलाइन माध्यम से पढ़ाई जाकर नहीं कर सकते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आप घर पर बैठे या दुनिया के किसी भी देश से इस चीज के लिए रजिस्टर कर सकते हो और अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हो। ठीक है। इट वॉज सेटअप इन 2008। ये आपको डेट याद रख लेनी है। 2008 में ये स्थापित किया गया था, लेकिन ये ज्यादा एक्टिव 2012 में हुआ था। ठीक है। 2008 में स्थापित किया गया और 2012 में लोकप्रिय शिक्षण के रूप में अधिक सक्रिय हो गया। ठीक है। यानी पहचान इसको 2012 में मिली। शुरुआत तो 2008 में हो गई थी, लेकिन पहचान ज्यादा कहाँ से मिली? लोकप्रियता बढ़ी 2012 में। तो दोनों डेट्स आपको याद होनी चाहिए। MOOC provides opportunity to its learners such as video lectures, downloading notes, contributing their own and sharing their point of view by communicating with peers। ठीक है। मूक अपने शिक्षार्थियों को वीडियो व्याख्यान के माध्यम से वीडियो व्याख्यान देता है। नोट्स भी इसमें डाउनलोड कर सकते हैं और खुद से अगर कोई योगदान देना है तो वो भी दे सकते हैं और साथियों के साथ संवाद करके अपनी बात साझा कर सकते हैं। यानी जो आपके साथ किसी और ने भी इसमें रजिस्टर किया है आप उनके साथ भी इसमें बातचीत कर सकते हो। तो क्या इंपॉर्टेंट है? आपको इसका कीवर्ड डाइवर्स लर्नर्स याद रखना है, यानी विविध शिक्षार्थियों के लिए है।
2008 में सेट किया गया था, लेकिन 2012 में यह लोकप्रिय हुआ है। और इसमें क्या क्या चीजें आपको मिलती है, वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, खुद भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। किसके साथ? पीयर्स के साथ। पीयर्स होते हैं जो आपके साथ पढ़ाई करने वाले व्यक्ति होते हैं, उनको पीयर्स बोला जाता है। ठीक है, आगे इसी में है, फर्स्ट मूक emerged फ्रॉम द ओपन एजुकेशनल रिसोर्स मूवमेंट विच स्पार्क्ड बाय MIT ओपन कोर्स वेयर प्रोजेक्ट। यानी सब पहला जो मूक था वो ओपन एजुकेशनल रिसोर्स आंदोलन से उभरा था, मतलब एक मूवमेंट आया था, OER मूवमेंट जिसको शॉर्ट में बोला जाता है, इसके द्वारा ये उभरा था। ठीक है, जो MIT ओपन कोर्स फेयर प्रोजेक्ट के द्वारा शुरू हुआ था। आंदोलन जो एक था, एक मूवमेंट था, वो कौन सा था? ओपन एजुकेशनल रिसोर्स मूवमेंट। ठीक है, लेकिन ये शुरू किसके द्वारा हुआ था? MIT ओपन कोर्स फेयर प्रोजेक्ट के द्वारा। ठीक है, तो दोनों आपको याद होने चाहिए, OER मूवमेंट और MIT ओपन कोर्स फेयर प्रोजेक्ट के द्वारा। ठीक है, MOOC was coined in 2008 by Canadian academician Dave Cormier। 2008 में हुआ था, हम लोगों ने पीछे देखा था, लेकिन किसके द्वारा था? शिक्षाविद डेव कॉर्मियर द्वारा गढ़ा गया था, यानी इनके द्वारा इसको बनाया गया था मूक को। ठीक है, 2008 किसके द्वारा? डेव कॉर्मियर द्वारा। ठीक है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है याद रखने वाला आपको? जो भी ये बोल्ड लेटर्स में लिखा है, जैसे ओपन एजुकेशनल रिसोर्स मूवमेंट और MIT ओपन कोर्स फेयर प्रोजेक्ट और कैनेडियन एकेडमिशियन डेव कॉर्मियर, ये आपको इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके कुछ कमियां थी, जो OER मूवमेंट था जिसके द्वारा मूक आया था, उसकी कुछ कमियां थी। क्या कमियां थी? नो डाउट सॉल्विंग सॉल्यूशन वाज प्रेजेंट टू एड्रेस स्टूडेंट्स प्रॉब्लम, मतलब छात्रों की समस्याओं के समाधान मौजूद नहीं थे। ठीक है, अगर कोई उनको डाउट आ रहा है किसी चीज में, किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, तो वो किसी से उस चीज को क्लियर नहीं कर सकते थे, मतलब ऐसा कोई प्लेटफॉर्म उसमें नहीं बना था उनको, या कोई भी ऐसी चीज उसमें नहीं थी कि जिससे उनका जो भी उनके मन में सवाल आ रहे हैं उनका उत्तर उसको मिल सके। तो ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक था OER मूवमेंट का। ठीक है, बेनिफिट्स क्या थी मूक के? मूक के बेनिफिट्स क्या है? इम्प्रूविंग एसेस टू हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा तक पहुंच में सुधार के। अगर मान लो किसी ने उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं की है, वो बहुत कम पढ़ा लिखा है, लेकिन उसको हायर एजुकेशन लेनी है, तो वो मूक के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे अपनी शिक्षा को पूरा कर सकता है। प्रोवाइडिंग एंड अफोर्डेबल अल्टरनेटिव टू फॉर्मल एजुकेशन। किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? तो जो OER का बताया था, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। OER जो बोले ना, जो स्लाइड में कब आया था? इसका पहले जो स्लाइड था ना, उसमें बोले ना OER का मूल्य। इसका आप क्या पूछ रहे हो? डेट पूछ रहे हो कि ये कब आया था? हाँ जी। इसका डेट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि उससे ऐसा कोई क्वेश्चन बना नहीं है, तो मैंने इसमें वो ऐड किया भी नहीं है। ठीक है, जो इसमें जरूरी चीजें हैं आपके लिए जिससे क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि ये सारे जैसे मूक है तो इसमें बहुत कुछ है आपको पढ़ने के लिए, लेकिन जो हम PPT बनाते हैं वो वैसे ही बनाते हैं कि जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस बने। तो OER मूवमेंट जो है, इसका जो डेट है वो कभी पूछा भी नहीं गया है आपसे, तो इसलिए वो इसमें ऐड भी नहीं किया गया है। अगर आपको देखना होगा तो मैं आपको कल बता दूंगी। ठीक है, तो अभी हम मूक के कुछ लाभ देख रहे थे कि हायर एजुकेशन तक पहुंच हो जाती है इससे, प्रोवाइडिंग एंड अफोर्डेबल अल्टरनेटिव टू फॉर्मल एजुकेशन, एन होगा, ये एंड नहीं होगा। औपचारिक शिक्षा का किफायती विकल्प उपलब्ध कराना। ठीक है, जो फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा विकल्प है। ऑफर्स फ्लेक्सिबल शेड्यूल, यानी एक फ्लेक्सिबल शेड्यूल इसका होता है, अपने हिसाब से आप इसमें जब आपका मन करे उस अपनी स्पीड से, अपने पेस पे इसमें पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा
जो कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लाभदायक है उन बच्चों के लिए जो कोई फॉर्मल शिक्षा नहीं ले रहे हैं या नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्वयं की। स्वयं भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको स्टार मार्क कर लेंगे। इट इज एन इंडिजीनियस यानी मेड इन इंडिया IT massive open IT massive open online course platform for providing best quality education that can be accessed by anyone, anytime and anywhere using the IT system. ठीक है, इंडिजीनियस यानी मेड इन इंडिया है, जो स्वयं है, नाम से ही हम लोगों को समझ आ रहा है ये मेड इन इंडिया है, यानी भारत के द्वारा इसको विकसित किया गया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो इसके कीवर्ड्स है, एनीवन, एनी टाइम, एनीवेयर, ये बोल्ड लेटर्स में लिखे हैं, इनको याद रखना है, इसे क्वेश्चन बना है। ठीक है, यानी कोई भी, कभी भी और कहीं भी IT प्रणाली का उपयोग करके इसको एक्सेस कर सकता है, स्वयं को। ठीक है, और स्वयं का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पे दिया गया है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। स्वयं का फुल फॉर्म भी याद रखना है, ये भी याद रखना है, इंडिया में बना है, मेड इन इंडिया है। और क्या है इसके जो कीवर्ड्स है, एनीवन, एनी टाइम एंड एनीवेयर, मतलब कोई भी, कभी भी और कहीं भी IT प्रणाली का उपयोग करके इसको एसेस कर सकता है। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है। आगे इसी में देखते हैं स्वयं में और क्या है। इसका हम लोग पृष्ठभूमि देख लेते हैं, बैकग्राउंड देख लेते हैं। ठीक है, इन 2017 एजुकेशन सेक्टर वॉज डिजिटलाइज्ड। 2017 में जो शिक्षा क्षेत्र था उसको डिजिटल किया गया था। तो ये जो दो टर्म हमारी आई थी, स्वयं और स्वयं प्रभा, ये उसी समय आई थी। कब आई थी? 2017 में। इंपॉर्टेंट है, डेट याद रख लेना। Launched on 9 July 2017 on the event of Guru Purnima by former President Dr. प्रणब मुखर्जी। 9 जुलाई 2000 को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी ने इसको लॉन्च किया था। ठीक है, दोनों ही चीजें, स्वयं भी और स्वयं प्रभा भी। इट इज taught in the classroom for 9th class till post graduation to be assessed by anyone anywhere at any time। मतलब इसमें कहाँ से कहाँ तक शिक्षा होती है ये भी इम्पोर्टेंट है, तो याद रखना है, 9वीं कक्षा से शुरू होकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक, यहाँ तक जो भी शिक्षा होती है वो पढ़ाया जाता है। किस लिए? ताकि कोई भी कहीं भी किसी भी समय इसका उपयोग कर सके। ठीक है, याद रख लेना है, 9 जुलाई 2017 को प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रणब मुखर्जी द्वारा लॉन्च किया गया था। कहाँ से कहाँ तक इसमें पढ़ाया जाता है? 9वीं कक्षा से पोस्ट ग्रेजुएशन तक। तो ये आपको याद रखना है। इसी में आगे है स्वयं में ही, द सेशंस आर डेवलप्ड बाय बेस्ट फैकल्टी एंड अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब जो भी आपके जो सेशंस होते हैं वो सर्वोत्तम संकाय इसको विकसित करता है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी निशुल्क है। जो इसके क्या है, जो भी इसके सेशंस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस होते हैं या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसी ऐसी लाइन से बन जाते हैं। ठीक है, देयर आर मोर देन 1000 स्पेशली चूजन फैकल्टी मेंबर्स, यानी 1000 से अधिक इनके पास संकाय सदस्य है, फैकल्टी मेंबर्स है। ठीक है, इट इज अ प्रोग्राम ऑफ MHRD। MHRD यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, AICTE All India Council for Technical Education that enables professors and faculty of centrally funded institutions like IIT and IIM to offer online courses to citizens of India। मतलब किसका है ये, किसका प्रोग्राम है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय का। और कौन है इनके साथ इसमें? भारत सरकार और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, इन तीनों का कार्यक्रम है। तो जो आपको यहाँ पे लिखा गया है, आपको इनके नाम भी याद रखने हैं कि किस किस का ये प्रोग्राम है। MHRD का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और AICTE का। ठीक है, कैसा कार्यक्रम है? जो IIT और IIM जैसे केंद्रीय वित्त पोषित संस्थानों के प्रोफेसरों
और संकाय को नागरिकों को ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करने में सक्षम बनाता है। यानी जो इसके ऊपर इसमें जो भी आपके कोर्सेज होते हैं वो किसके द्वारा, मतलब उसका जो जो भी आपको करिकुलम है वो किसके द्वारा पढ़ाया जाता है, जो आईआईटी और आईआईएम के प्रोफेसर्स होते हैं। ठीक है। और ये कैसे इंस्टीट्यूशन होते हैं, आईआईटी और आईआईएम सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशन होते हैं, यानी केंद्रीय जो सेंटर के द्वारा इनको वित्त दिया जाता है। ठीक है। It is a free online education developed by MHRD, GOI, AICTE with the help of Microsoft। ठीक है। तो MHRD, GOI और AICTE ने किसकी हेल्प से इसको विकसित किया है? माइक्रोसॉफ्ट की हेल्प से। तो माइक्रोसॉफ्ट भी आपको याद रखना है। ठीक है। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है इस पीपीटी में हमारा, कि किसका प्रोग्राम है? एमएचआरडी का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और एआईसीटीई का। इसके किसके प्रोफेसर इसमें और फैकल्टी इसमें होता है? आईआईटी और आईआईएम का। ठीक है। किसकी सहायता से इसको डेवलप किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से। जो भी यहाँ पे बोल्ड लेटर्स में लिखा है, हाईलाइट किया गया है, उसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक। अगला क्या है? द कोर्सेज ऑन स्वयं आर इन 4 क्वाड्रेंट्स। बहुत क्वेश्चंस बनते हैं इससे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको रट लेने हैं कि स्वयं पर पाठ्यक्रम 4 चतुर्थांशों में है। पहला क्या है? वीडियो ट्यूटोरियल्स कवरिंग अ एंटायर कोर्स नॉर्मली ऑफ 20 आवर्स, ईच लेक्चर नॉट एक्सीडिंग 30 मिनट्स। मतलब वीडियो ट्यूटोरियल है इस पे, जो सामान्यतः 20 घंटे में जो आपका पाठ्यक्रम है उसको कवर कर देते हैं। ठीक है। लेकिन जो एक लेक्चर होता है उसकी समय अवधि 30 मिनट ही रखी गई है, मतलब एक लेक्चर 30 मिनट से ज्यादा नहीं होता है। ठीक है। दूसरा क्या है? ई कंटेंट एडेड टू द लर्निंग इम्पार्टेड थ्रू द वीडियो ट्यूटोरियल्स। यानी वीडियो ट्यूटोरियल के माध्यम से दी गई शिक्षा में ई सामग्री भी जोड़ी गई है, मतलब वीडियो के साथ साथ आपको कह सकते हैं नोट्स भी आपको मिल रहे हैं, कंटेंट भी मिल रहा है। ठीक है। तीसरा है सेल्फ असेसमेंट, क्विजेस एंड असाइनमेंट्स। मतलब आप अपना स्वमूल्यांकन कर सकते हो प्रश्नोत्तरी और असाइनमेंट के माध्यम से। और सबसे लास्ट हमारा है डिस्कशंस फोरम फॉर पोस्टिंग क्वेरीज। प्रश्न पोस्ट करने के लिए चर्चा मंच। जो हमारा ईआर मूवमेंट था उसका सबसे बड़ा क्या ड्रॉबैक था, कि उसमें क्या था कि ऐसा कोई मंच नहीं था जिसमें आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सके। लेकिन जो ये भी मूक का ही पार्ट है हमारा स्वयं, तो इसका बहुत बड़ा फायदा ये है कि इसमें अगर कोई क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है तो, या कोई क्वेरी है आपकी, तो आप क्या कर सकते हो? पोस्ट कर सकते हो और आपका जो डाउट है वो क्लियर कर दिया जाएगा। तो ये 4 क्वाड्रेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला वीडियो ट्यूटोरियल्स है, दूसरा ई कंटेंट, तीसरा सेल्फ असेसमेंट और फिर है डिस्कशन फोरम फॉर पोस्टिंग क्वेरीज। ठीक है। इसको आपको याद रखना है, इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं। अभी कुछ विशेषताएं देखते हैं, स्वयं की कुछ विशेषताएं क्या क्या है। हाई क्वालिटी लर्निंग एक्सपीरियंस विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीडिया ऑन एनी टाइम एनीवेयर बेसिस। मल्टीमीडिया की मदद से उच्च गुणवत्ता वाला सीखने का अनुभव है। ठीक है। मतलब आप कहीं भी सीख सकते हो किसी भी समय, जैसे हमने पहले भी देख लिया था जो इसके कीवर्ड्स थे। वन स्टॉप वेब लोकेशन फॉर इंटरैक्टिव ई कंटेंट फॉर ऑल कोर्सेज फ्रॉम स्कूल टू यूनिवर्सिटी। मतलब आपको एक ही जगह पे स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक सभी पाठ्यक्रम की सामग्री मिल जाएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको 9th क्लास के लिए अलग से किसी वेब लोकेशन पे जाके देखना पड़ेगा या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अलग जगह, ऐसा नहीं है। एक ही जगह आप लोग जाके आपको उसमें सभी का कंटेंट मिल जाएगा। State of art system that allows easy access, monitoring and certification। अत्याधुनिक प्रणाली है जो आसान पहुंच, निगरानी और प्रमाणन की अनुमति देती है। ठीक है। इजी एक्सेस इसलिए है क्योंकि ऑनलाइन है, और मॉनिटरिंग यानी निगरानी भी आप रख सकते हो अपने सीखने पे, और सर्टिफिकेशन यानी आपको उसका सर्टिफिकेट भी मिलता है लास्ट में। पीयर ग्रुप इंटरेक्शन एंड डिस्कशन फोरम टू क्लैरिफाई डाउट्स। जैसे कि हमने पहले ही देखा था कि जो भी आपके डाउट्स है उसको दूर करने के लिए
आपको मंच मिला है, एक चर्चा मंच मिला है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं स्वयं की, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स ऑफ स्वयं। स्वयं के साथ 9 राष्ट्रीय संयोजक हैं। बहुत क्वेश्चंस बनते हैं इससे, ठीक है, तो इसको याद कर लेना है आप लोगों को। देखते हैं कि करके। पहला हमारा है AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। क्या काम है इसका? रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट ऑफ द टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम थ्रू आउट द कंट्री। मतलब पूरे देश में तकनीकी शिक्षा प्रणाली की योजना और समन्वित विकास के लिए जिम्मेदार है। जो भी हमारी टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम है उससे रिलेटेड जो भी कोर्सेज होते हैं या जो भी सारी चीजें होती हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है AICTE, पहला कोऑर्डिनेटर। दूसरा है NPTEL, आपको इसकी फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए, ठीक है, सभी की। नेशनल प्रोग्राम फॉर टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग, यानी प्रौद्योगिकी संवर्धित शिक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम। ये क्या, इसका क्या कार्य है? प्रोवाइड्स इंजीनियरिंग कोर्सेज ऑन स्वयं, स्वयं पर इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम का कार्य है NPTEL का। ये क्वेश्चंस आपको मैचिंग के लिए भी आ सकते हैं कि जो इसके कोऑर्डिनेटर्स है उसके क्या क्या कार्य है। तो आपको एक तो इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, इनका नाम याद रख लेना है कि 9 कौन से हैं, और इनके कार्य क्या क्या है ये भी आपको याद रखने हैं। फिर तीसरा हमारा है UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, प्रोवाइड्स नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन, दैट इज MA एंड MSc। जो भी गैर तकनीकी होती है स्नातकोत्तर शिक्षा वो प्रदान करता है, जैसे MA MSc, ठीक है। टेक्निकल के लिए हमारा था AICTE, इंजीनियरिंग के लिए NPTEL, और नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन के लिए UGC। अगला है CEC, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कमीशन, शैक्षिक आयोग के लिए कंसोर्टियम फॉर अंडर ग्रेजुएशन, ये हमारा UG के लिए है, ठीक है। UGC हमारा किसके है? पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, और CEC है अंडर ग्रेजुएशन की शिक्षा के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं अगले कोऑर्डिनेटर्स। अगला हमारा है NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। ये हमारा स्कूल एजुकेशन के लिए है। फिर है NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑफ ओपन स्कूलिंग, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान। ये स्कूल एजुकेशन के लिए है, लेकिन इसमें ओपन स्कूलिंग है, ठीक है। फिर आता है हमारा IGNOU, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय फॉर आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स, जिसने स्कूल छोड़ दिया है उसके बाद अगर वो अपनी शिक्षा कंटिन्यू करना चाहते हैं तो IGNOU के माध्यम से पढ़ते हैं। फिर है IIMB, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, भारतीय प्रबंधन संस्थान फॉर मैनेजमेंट स्टडीज, यानी प्रबंधन अध्ययन के लिए है। ये नाम से समझ आ रहा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। फिर आता है NITTER, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, यानी ये किस चीज में, ये जो भी हमारी शिक्षक का प्रशिक्षण होता है, टीचर ट्रेनिंग होता है, उसके लिए जिम्मेदार है। तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय संस्थान। तो आपको इसके 9 कोऑर्डिनेटर्स के नाम भी याद रखने हैं, फुल फॉर्म भी याद रखनी है, और उनका क्या कार्य है, कौन सी एजुकेशन वो प्रोवाइड कराते हैं वो भी याद रखना है, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चंस हमारे बनते हैं। फिर इसी में हमारा आगे है, learners wanting a स्वयं certificate should register for the final proctored exams that come at a free and attend in person at designated center on specified dates। मतलब जिसको सर्टिफिकेट चाहिए उसके लिए आपको पहले रजिस्टर करना होता है, वो भी निशुल्क होता है, और उसके लिए आपका एग्जाम होता है। जब भी आपको बोला जाता है कि कौन सी डेट को एग्जाम होगा और आपका एग्जाम सेंटर क्या होगा, तो वहाँ पे आपको उपस्थित होना पड़ता है, सर्टिफिकेट के लिए है ये, ठीक। Eligibility for the certificate announces on the course page and learners will get certification only if described area is matched। जो भी आपका अनाउंसमेंट होता है वो पाठ्यक्रम पृष्ठ पर की जाती है, और शिक्षार्थियों को प्रमाण पत्र तभी मिलता है जब वह वर्णित क्षेत्र से मेल खाता हो। यानी जो भी उन्होंने एक एरिया बना के रखा है
कि मान लो कुछ क्वेश्चंस उन्होंने बना के रखे हैं कि इतने में से इतने ठीक होने चाहिए, अगर उतने क्वेश्चन ठीक है तो फिर सर्टिफिकेट मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। The marks or grades secured by learners in this exam could be transferred to the academic record of learners. जो भी इसमें आपको अंक या ग्रेड मिलेंगे वो शिक्षार्थियों के रिकॉर्ड में, जो आपका शैक्षणिक रिकॉर्ड होता है, उसको उसमें आप ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, फिर ये था हमारा स्वयं। अभी बात करते हैं हम लोग स्वयं प्रभा की। स्वयं प्रभा भी इम्पोर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी। फ्री डीटीएच चैनल फॉर एजुकेशन, यानी शिक्षा के लिए निशुल्क डीटीएच चैनल है। ये भी 9 जुलाई 2017 को ही लॉन्च हुआ था, एक साथ दोनों लॉन्च हुए थे, स्वयं भी स्वयं प्रभा भी। ठीक है, तो ये 2 डेट्स में, मतलब एक डेट में 2 चीजें आपको याद हो जाएंगी। एंटीना एंड केबल कनेक्शन जरूरी है इस चीज के लिए, क्योंकि इसमें आप टीवी के माध्यम से पढ़ते हो, है ना, टीवी के माध्यम से पढ़ोगे तो एंटीना भी चाहिए, केबल कनेक्शन चाहिए। स्वयं प्रभा is a set of 32 DTH channels devoted to telecasting of high quality education program on 24/7 basis using GSAT 15 satellite। देखो, अब यहाँ पे थोड़ी चीज बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहले जब स्वयं प्रभा शुरू हुआ था तो 32 चैनल थे, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। सबसे पहले 32 थे, फिर 34 हुए, लेकिन जब ये मैंने पीपीटी बनाई थी उस टाइम 34 थे, अभी इनकी संख्या हो गई है 40। अब के लिए आपको 40 याद रखना है, 34 नहीं याद रखना है। ठीक है, शुरू हुआ था तो 32 चैनल थे और अभी कितने हैं प्रेजेंट टाइम में? 40 चैनल्स है। नोट कर लीजिए इसको अपने पास। ठीक है, और किसके, इसके सैटेलाइट का नाम भी आपको याद रखना है, कई बार पूछ लिया जाता है। जी सेट, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट सिस्टम, जी सेट 15 सैटेलाइट, पूरा याद रखना है, जी सेट 15 सैटेलाइट। कई बार आपको कंफ्यूजन के लिए ऐसा ही ऑप्शन दे दिया जाएगा, आप मान लो आपने जी सेट सैटेलाइट ही याद रखा है, 15 नहीं याद रखा है, तो कुछ भी अपने मन से डाल लेते हैं, जी सेट 20 सैटेलाइट, जी सेट 11 सैटेलाइट या जी सेट 10 सैटेलाइट ऐसे, लेकिन आपको पूरा याद रखना है, जी सेट 15 सैटेलाइट। फुल फॉर्म भी याद रखना है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, अब पहले 32 चैनल थे, अब 40 हो गए हैं। कौन से उपग्रह का उपयोग करते हैं? जी सेट 15 उपग्रह का उपयोग करके 24 घंटे 7 दिन में आपको जो भी आपके शिक्षा के कार्यक्रम है वो प्रसारित किए जाते हैं चैनल्स पे। ठीक है, आगे इसी में है, एवरीडे देयर विल बी अ न्यू कंटेंट फॉर एटलीस्ट 4 आवर्स। मतलब प्रत्येक दिन में नया कंटेंट 4 घंटे का भी मिलता है और उसको रिपीट किया जाता है दिन में 5 बार। ठीक है, तो ये भी याद रख लेना है, मतलब नया कंटेंट आपको 4 बार के लिए मिलेगा, यानी 4 घंटे के लिए, जिसको 5 बार रिपीट किया जाएगा। ठीक है, विच अलाउ द स्टूडेंट्स टू चूज द टाइम ऑफ देयर कन्वीनियंस, मतलब अपनी सुविधा के अनुसार फिर बच्चे समय चुन सकेंगे। मान लो नया कंटेंट आपका सुबह 10 बजे से शुरू किया जा रहा है, अब किसी के पास सुबह टाइम नहीं है लेकिन उसको 5 बार प्रसारित किया जाता है दिन में, तो अपने टाइम के हिसाब से जब उनको समय लगता है उस समय उसको देख सकते हैं। ठीक है, दीज चैनल आर अपलिंक्ड फ्रॉम गांधीनगर बिसैग। मतलब ये जो चैनल्स है कहाँ से जुड़े हैं? गांधीनगर बिसैग से। बिसैग की फुल फॉर्म है भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इंफॉर्मेशन। ये भी इम्पोर्टेंट है, जो बोल्ड लेटर्स में है ये आपको याद होना चाहिए। The content are provided by IGNOU, NCERT, NPTEL, IITs, UGC, CEC, NIOS। जो आपको कंटेंट मिलता है वो कौन प्रोवाइड करते हैं? इग्नू, एनसीईआरटी, एनपीटीईएल, आईआईटी, यूजीसी, सीईसी और एनआईओएस। इसको भी आप ऊपर ऊपर से देख लेना। द इन्फ्लिबेट मेंटेन्स द वेब पोर्टल, मतलब वेब पोर्टल का जो रख रखाव होता है वो कौन करता है? इन्फ्लिबनेट। इसकी फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिससे क्वेश्चंस बन सकते हैं और बने भी है पहले, तो आपको जो भी यहाँ पे बताया जा रहा है इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको नोट कर लेना और इसको याद भी कर लेना। ठीक है, नया कंटेंट मिलेगा 4 घंटे प्रत्येक दिन, उसको 5 बार रिपीट किया जाएगा। ठीक है,
5 और 4 हो जाएगा 20, 20 घंटे के लिए वो हो जाएगा हमारा, मतलब 5 बार रिपीट किया जा रहा है, 20 वो घंटे हो गए। और 4 घंटे कौन से हमारे हो गए जिसमें नया ऐड हुआ था। 24 घंटे हो गए, 24 घंटे आता है, 24 घंटे सातों दिन। ठीक है। गांधीनगर बिसैक से जुड़ा हुआ है, और जो जो कंटेंट प्रोवाइड करते हैं उनके नाम ये है, और किसके द्वारा वेब पोर्टल का रख रखाव होता है, इनफ्लिबनेट के द्वारा। तो ये भी आपको याद रखना है। द डीटीएच चैनल शेल कवर द फॉलोइंग। अब जो जो डीटीएच चैनल है वो क्या क्या चीजें कवर करता है। हायर एजुकेशन को कवर करता है, उच्च शिक्षा को, स्कूल एजुकेशन को, विद्यालय शिक्षा को, और करिकुलम बेस्ड कोर्सेज, जो कोई कोर्सेज होते हैं पाठ्यक्रम से आधारित, पाठ्यक्रम आधारित, उनको प्रोवाइड कराता है। और असिस्ट स्टूडेंट्स प्रिपेयर फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम। 11th-12th के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी तैयारी करवाई जाती है इसके माध्यम से, डीटीएच के माध्यम से। तो ये भी याद रख लेना है क्या क्या चीजें कवर होती है। हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, करिकुलम बेस्ड कोर्सेज, और 11वीं 12वीं के बच्चों को कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराता है हमारा स्वयं प्रभा। ये इतना ही था स्वयं और स्वयं प्रभा और मूक के बारे में। अब हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन टीचिंग मेथड्स में। ठीक है। तो जो हमारा ऑफलाइन शिक्षण विधि है यह टीचर फोकस्ड होता है, यानी शिक्षक केंद्रित है। क्योंकि इसमें क्या होता है ज्यादा, अब मतलब इसको ऐसा भी नहीं कह सकते, इसमें भी ऑफलाइन में भी हमने अलग अलग चीजें पढ़ी थी, जिसमें कुछ जो हमारे टीचिंग मेथड्स थे वो हमारे स्टूडेंट सेंटर्ड भी थे। लेकिन अगर इनको मोटे तौर पर देखें ऑफलाइन और ऑनलाइन का कंपैरिजन करने के लिए, तो ऑफलाइन को आप शिक्षक केंद्रित समझ सकते हो, और जो ऑनलाइन है वो हमारा लर्नर फोकस्ड है। लर्निंग इज मोर पैसिव, यानी सीखना निष्क्रिय हो जाता है ऑफलाइन में, बजाय उसके कि ऑनलाइन में लोग बहुत ज्यादा एक्टिवली सीखते हैं, मतलब सक्रिय होता है हमारा सीखना। ऑफलाइन में स्टूडेंट इंटरेक्शन विद टेक्नोलॉजी एज लेस, क्योंकि ऑफलाइन माध्यम से पढ़ाई हो रही है तो प्रौद्योगिकी के साथ उनका संवाद कम होता है, मतलब उनको टेक्नोलॉजी के साथ मतलब इंटरेक्शन कम होता है बच्चों का, क्योंकि ऑफलाइन माध्यम से पढ़ाई हो रही है। और जो हमारा ऑनलाइन है, स्टूडेंट्स इंटरेक्शन विद टेक्नोलॉजी इज मोर, इसमें प्रौद्योगिकी के साथ छात्रों का संपर्क ज्यादा होता है। ठीक है। फिर इसी में आगे हमारा है ऑफलाइन में फोकस ऑन फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड लर्नर, क्योंकि ऑफलाइन है, अब आप क्लासरूम जाओगे तो किस चीज पे फोकस होगा कि जो भी आपका इंटरेक्शन होता है आपके टीचर से, वो उसमें क्या होता है आप आमने सामने बातचीत करते हो। ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, अपॉर्चुनिटी टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड लर्नर इज लेस। ऑनलाइन माध्यम में इतने ज्यादा मतलब फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता है। फिजिकल क्लासरूम्स होते हैं ऑफलाइन में, जिसमें वर्चुअल क्लासरूम्स हमारे होते हैं। ठीक है। मोर यूज ऑफ ट्रेडिशनल स्टाइल्स ऑफ टीचिंग, यानी इसमें पारंपरिक शैलियों का ज्यादातर उपयोग होता है। थोड़ा बहुत इसमें नई शैलियां भी आ रही हैं, जैसे जैसे अपडेट हो रहा है हमारे जो भी टीचिंग मेथड्स हैं। और जो हमारा ऑनलाइन है इसमें मेक यूज ऑफ इनोवेटिव टेक्निक्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब जितनी भी नवीन तकनीकी है उसका उपयोग होता है। ठीक है। ऑफलाइन क्लासेस है वो फिक्स्ड एंड स्ट्रिक्ट शेड्यूल। ऑफलाइन क्लासेस का निश्चित शेड्यूल होता है कि आपकी 9 से 3 क्लासेस होगी, 10 से 4 क्लासेस होगी, और सख्त होता है। लेकिन जो ऑनलाइन क्लासेस है उसका फ्लेक्सिबल होता है, आप अपने हिसाब से, जैसे हमने वही देखा स्वयं प्रभा, तो उसमें क्या है नया कंटेंट बस 4 घंटे का है जिसको रिपीट किया जा रहा है। ठीक है। तो वो फ्लेक्सिबल है, बच्चे अपने हिसाब से पढ़ सकते, ऐसा नहीं है उनकी 10 बजे से क्लास शुरू है तो 10 बजे आके बैठ जाओ, ऐसा नहीं है, फ्लेक्सिबल शेड्यूल होता है। स्टूडेंट्स रिमेन मोर सीरियस, बट ऑफलाइन में स्टूडेंट्स ज्यादा सीरियस होते हैं, और जो ऑनलाइन है उसमें कम चांसेस होते हैं कि बच्चे सीरियस हों, क्योंकि आमने सामने नहीं है। अब जैसे अभी मान लो हमारी क्लास ऑनलाइन माध्यम से चल रही है, तो मुझे पता नहीं है आप लोग कौन कौन अच्छे से क्लास देख रहे हो, या कौन कौन साथ में कुछ नोट भी कर रहे हो, या कुछ ऐसे भी होंगे जो नहीं ध्यान से सुन रहे हैं। तो इसमें ये ऐसी संभावना होती है कि बच्चे कम सीरियस होते हैं। ठीक है। और इतना समझ आ गया अभी तक जितना हमने पढ़ा।
ठीक है, अब हम लोग इसके कुछ चैनल्स देख लेते हैं, स्वयं प्रभा के चैनल्स। इससे क्वेश्चंस अब बनते हैं। जिस टाइम मैंने ये पीपीटी बनाई थी उस टाइम नहीं बनते थे, तो मैं कुछ, हम इस तरीके से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, कोर्सेज प्रोवाइडेड बाय सीईसी एंड यूजीसी। तो जो स्वयं प्रभा है उसमें जो सीईसी और यूजीसी कोर्स प्रोवाइड करते हैं वो दिए गए हैं। तो शुरू के ये 10 चैनल्स के नाम है, कई बार इससे क्वेश्चन बना है। पहला हमारा है वागीश, दूसरा है संस्कृति, तीसरा है प्रबोध, चौथा है सारस्वत, पांचवा है प्रबंधन, छठा है विधीक, सातवां कौटिल्य, आठवां आर्यभट्ट, नवां स्पंदन और 10वां दक्ष। इसको थोड़ा ऐसे याद कर लेना जैसे मैंने किया था, अगर आपके लिए कंफर्टेबल हो, या अपने आप शॉर्ट ट्रिक बना सकते हो। सबसे पहले वी से शुरू है, फिर एसपी है, वीएसपी, फिर और एसपी है, वीएसपी, एसपी, फिर वी है। ठीक है, फिर उसके बाद अलग से के ए एस टी है। ठीक है, के से कनाद है, ए से आर्यभट्ट है, एस से स्पंदन है और डी से दक्ष है। इन जो पहला पहला इसका लेटर है वो ये रख लेना है। वी से शुरू, वी से खत्म, इतना पहले याद कर लो। 6 इसमें आपके कवर हो जाएंगे। वी से शुरू, वी, एस पी, एस पी, वी, और उसके बाद के ए एस टी। ठीक है, फिर याद रख लेना कौन से एस से क्या है, ये याद रखना पड़ेगा। वी से वागीश है, एस से संस्कृति है, प्रबोध, सारस्वत, प्रबंधन, फिर विधीक है, कौटिल्य, आर्यभट्ट, स्पंदन और दक्ष। ठीक है, अगर आगे की जो चीजें हैं ये आप लोग देख लेना, मतलब जरूरी नहीं है याद करो, बट थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से देख लेना आप लोग। ठीक है, जैसे प्रबंधन है, प्रबंध क्या होता है, मैनेज करना। तो क्या है इसका जो, मतलब क्या चीजें इसमें कराई जाती है, मैनेजमेंट। तो इससे आप थोड़ा कोरिलेट कर सकते हो इस प्रकार से। ठीक है, कई बार मतलब इसके तो थोड़े चांसेस कम है कि आपको ये क्वेश्चन मिले कि इसको मैच करो, लेकिन ये आ सकता है आपको कि शुरू के जो 10 चैनल्स है उनके नाम आपको लगाने के लिए आ सकते हैं सीक्वेंस में। ठीक है, ये हमारे सीईसी और यूजीसी द्वारा थे। अभी देखते हैं आईआईटी के द्वारा कौन से कोर्सेज इसमें हैं। इसके जो चैनल है वो 17 से 25 है। ठीक है, तो आईआईटी बॉम्बे का जो है 17 नंबर का चैनल, उसमें क्या कराया जाता है, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। आईआईटी बॉम्बे का है 18 का, उसमें कराया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। आईआईटी बॉम्बे का ही है 19 नंबर चैनल, इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कराया जाता है। आईआईटी बॉम्बे का ही है 20वां चैनल, इसमें फिजिक्स कराया जाता है। फिर आईआईटी दिल्ली का 21 नंबर चैनल है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग इसमें होता है। और आईआईटी दिल्ली का ही 22 नंबर चैनल में आईआईटी पीएल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद अगर नहीं भी रखोगे, लेकिन इतना याद रख लेना कि जो चैनल कहाँ से कहाँ तक है, हमारे 17 से 25 तक है, उसके जो जो चैनल्स है वो आईआईटी वाले हैं। ठीक है, नाम आप याद रख सकते हो, पहले बॉम्बे के ही है हमारे 4, उसके बाद 2 दिल्ली के हैं, एक गांधीनगर का है, फिर 2 कानपुर के हैं। ठीक है, आईआईटी गांधीनगर में सिविल इंजीनियरिंग वाला है, आईआईटी कानपुर का एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, और आईआईटी कानपुर का ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज। ठीक है, तो 17 से जो 25 नंबर के चैनल है, ये जो कोर्सेज इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं आईआईटी के द्वारा। अब अगला हमारा है कोर्सेज बाय इग्नू। ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इग्नू के चैनल हमारे 11 से 16 है। 11वें नंबर में क्या है, सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज। 12वें में है बेसिक एंड अप्लाइड साइंसेज। 13 में है प्रोफेशनल एजुकेशन। 14 में है ओपन यूनिवर्सिटीज एंड ज्ञान दर्शन। 15 में है कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टीचर एजुकेशन। और 16 में है स्किल एंड वोकेशनल एजुकेशन। तो इग्नू के चैनल हमारे 11 से 16 है। 10 तक हमारे जो चैनल है उनके नाम मैंने आप लोगों को बता दिए कैसे याद करने हैं। फिर 11 से 16 हमारे इग्नू वाले हो गए, और उसके बाद 17 से 25 आईआईटी वाले हो गए। आप इस तरह से भी इनको याद कर सकते हो। ठीक है, इतना क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक है, तो हम लोग अगला टॉपिक शुरू करते हैं, थोड़ा जितना भी हमारे पास समय है, अभी 15 मिनट।
हमने कहाँ तक पढ़ लिया है, ऑफलाइन और ऑनलाइन जो हमारे टीचिंग मेथड्स थे वो हमने पूरे कर लिए हैं। अब हमारा रहता है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम और इवेल्युएशन, दो चीजें रह रही है। और उसके अलावा क्या है, कुछ नए टॉपिक्स ऐड होते रहते हैं ना छोटे छोटे, उसकी अलग से मैंने एक पीपीटी बनाई है, वो मैं लास्ट में कराऊंगी। और जो टीचिंग थ्योरीज है उससे क्वेश्चन बनता है, लेकिन वो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया है। जो भी ऑपरेंट कंडीशनिंग है, इवान पेवलोव की थ्योरी है, ठीक है, वो भी मैंने एक पीपीटी बनाई है, तो वो भी मैं बाद में आपको कराऊंगी। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग क्या देखते हैं, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, शिक्षण सहायता प्रणाली। द टीचिंग सपोर्ट सिस्टम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ different strategies, tools, and means that help teachers enhance the effectiveness of the teaching learning process. ठीक है, नाम से ही समझ आ रहा है, जो भी आपका मतलब टीचिंग में सहायता करने के लिए जो भी आपके पास कुछ इक्विपमेंट्स है या कोई स्ट्रेटजीज है, वो सारी जो चीजें आती है वो हमारी आती है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में। ठीक है, जैसे इसमें विभिन्न रणनीतियां, उपकरण और साधनों का संयोजन है। किसके लिए आवश्यक होता है, जो शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया की प्रभावशीलता को बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, कि आपको कुछ ऐसे टूल्स प्रोवाइड करवा दिए जाए या आप ऐसी कोई स्ट्रेटजी बनाओ जिससे बच्चों की लर्निंग हो जाए। ठीक है, या जल्दी से जल्दी उनकी लर्निंग हो जाए और लंबे समय तक उनकी जो लर्निंग है वो बनी रहे। अब सबसे पहला क्या है इसमें, ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। ट्रेडिशनल को ही कस्टमरी भी बोला जाता है, कन्वेंशनल भी बोला जाता है। तीनों नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल, कस्टमरी और कन्वेंशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, जो परंपरागत है, प्रथागत है, मतलब बहुत समय से चला आ रहा है। ठीक है, ऑल्सो नोन एज चॉक एंड टॉक मेथड, इसका अन्य नाम चॉक एंड टॉक मेथड भी है। ठीक है, ये भी याद रख लेना है। This old-fashioned way of teaching was all about the recitation and memorization techniques. मतलब इस पुराने ढंग में क्या होता है, सस्वर पाठ और याद करने की तकनीक का उपयोग होता है। मतलब कि आप कितना याद कर सकते हो, ठीक है, कितना मेमोराइज कर सकते हो, कितना रिसाइट कर सकते हो। ठीक है, द ट्रेडिशनल रोल ऑफ टीचिंग फोकसेस ऑन द टीचर एज ऑर्गेनाइजर ऑफ लर्निंग एक्टिविटी, प्रोवाइडर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सपर्ट्स ऑफ नॉलेज। मतलब पूरा ध्यान टीचर पे है, टीचर सेंटर्ड है ये भी हमारा। शिक्षण की पारंपरिक भूमिका शिक्षक को सीखने की गतिविधियों के आयोजक, सूचना प्रदाता और ज्ञान के विषय के रूप में केंद्रित करती है। तो यानी जो हमारा ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम था वो कैसा था, टीचर सेंटर्ड था। ठीक है, इसके मेरिट्स डीमेरिट्स हम लोग देखते हैं। गुण क्या क्या है इसके, इट हैज मोर इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स। ठीक है, ट्रेडिशनल टीचिंग सिस्टम हेल्प्स टू बिल्ड द डिसिप्लिन इन द क्लासरूम। पहला क्या है कि इसमें छात्र और जो शिक्षक है उसके बीच में संवाद होता है। जैसे अगर हम बात करें बहुत पहले के समय की, जो हमारी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी, इसमें क्या होता था कि संवाद अधिक होता था। ठीक है, जो शिक्षक होते थे और जो छात्र होते थे वो क्या करते थे, छात्र अपने जो उनके गुरुजी होते थे उनसे प्रश्नों के माध्यम से ही, प्रश्न उत्तर के माध्यम से ही काफी चीजें सीख लेते थे। तो मतलब उनके बीच में संवाद अच्छा होता था। ठीक है, और क्या होता है, ये अनुशासन बनाए रखने में भी मदद करता है, हमारा जो ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक जो हमारा शिक्षण है। फिर इसके कुछ अवगुण है, मोर एम्फेसिस ऑन एग्जामिनेशंस एंड रिजल्ट्स रादर देन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स। मतलब अवधारणाओं को समझने के बजाय परीक्षा और परिणामों पर अधिक जोर, कि परीक्षा लेनी है या परिणाम, आपका परीक्षा परिणाम कैसा आ रहा है, मतलब उस पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता कि आपको समझ कितना आया है, बस कि आपका परीक्षा का परिणाम अच्छा होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा इसका एक अवगुण है। लैक ऑफ कोलैबोरेशन एंड ग्रुप लर्निंग, सहयोग और समूह शिक्षण का इसमें अभाव होता है। ठीक है, क्योंकि समूह शिक्षण क्यों नहीं होता है,
क्योंकि बच्चे आपस में डिस्कस करके, ग्रुप डिस्कशन करके नहीं पढ़ रहे हैं। टीचर के ही ऊपर सारी चीजें हैं, उसको ही हर चीज करवानी है, सब कुछ जो भी है, यानी पूरा फोकस टीचर पे है। फिर इसमें कौन कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं पारंपरिक शिक्षण में? ब्लैक बोर्ड, टेक्स्ट बुक्स, charts, images and posters, maps, atlas, globes, flashcards, science lab apparatus, models, workbook, drawing books, dictionary, encyclopedias, Vedic math tools, puzzle book, general knowledge books। ऊपर ऊपर से आपको ये याद रख लेना है, देख लेना है इसको, कौन कौन सी जो भी पुरानी चीजें थी, जो पुराने समय में जैसी जैसी चीजें उपयोग में लाई जाती थी, वो सारे इसके टूल्स हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन इसको देख लेना है ऊपर ऊपर से। फिर दूसरा हमारा है मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड टीचिंग मेथड्स, यानी आधुनिक एवं आईसीटी आधारित शिक्षण विधियां। When we talk about the modern or ICT based education system, it includes fledged usages of high tech equipment in the educational institutions। मतलब जो भी हमारा मॉडर्न और आईसीटी बेस्ड है, इसमें क्या होता है, शैक्षणिक संस्थानों में उच्च तकनीकी उपकरणों का पूर्ण उपयोग शामिल होता है। कोलैबोरेटिव लर्निंग एंड प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग इज की एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न टीचिंग मेथड। सहयोगात्मक शिक्षा और समस्या आधारित शिक्षा आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रमुख पहल है। ठीक है, क्या क्या है? कोलैबोरेटिव लर्निंग और प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। इसी में हम आगे देख लेते हैं इसके मेरिट्स, डीमेरिट्स क्या है। मेरिट्स पहले देखते हैं। मॉडर्न टीचिंग मेथड्स टीचर कैन कवर मोर सिलेबस इन लेसर टाइम। मतलब जो हमारा नया है, जिससे मान लो पुराने समय में कोई ब्लैक बोर्ड पे लिख लिख के आपको चीजें करा रहा था, तो वो टाइम कंज्यूमिंग था। लेकिन अगर आपको वही चीज पीपीटी के माध्यम से कराई जा रही है, तो कम समय में ज्यादा सिलेबस कवर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा एक इसका गुण है। लॉट्स ऑफ ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग एंड ऑनलाइन कंटेंट्स help the students to understand the subject better and also help students to memorize the concept for longer time। जो भी आपकी ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग है या ऑनलाइन जो सामग्री है, ये अच्छी एक चीज है कि इसके वजह से जो छात्र है विषय को अच्छे से समझते हैं, और वही है कि लंबे समय तक भी आप इस चीज को याद रख सकते हैं। अवगुण देखते हैं क्या क्या है। मॉडर्न टीचिंग मेथड्स कैन एडवर्सली अफेक्ट द आईज ऑफ द स्टूडेंट्स। अब कोई मान लो मोबाइल फोन की हेल्प से पढ़ रहा है या लैपटॉप की हेल्प से पढ़ रहा है, तो उसका दुष्प्रभाव देखने को मिल सकता है। अगर किसी की 3-3 4-4 घंटे मान लो लगातार वो बस इसी माध्यम से पढ़ रहा है, तो आंखों पे बुरा असर होता है। लेस इंटीग्रेशन विद टीचर्स, शिक्षक के साथ कम एकीकरण होता है, क्योंकि जो पुराने वाले होते थे, जो ट्रेडिशनल होते थे, उसमें ज्यादा इंटीग्रेशन होता था टीचर्स के साथ। जो हमारे मॉडर्न है उसमें कम होता है। Few key teaching techniques based on modern and ICT based teaching method। अब कुछ शिक्षण विधियां हैं जो हमारे आधुनिक और आईसीटी आधारित है, उनको देखते हैं। पहला है फ्लिप्ड क्लासरूम। इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आया है और आता भी है। It allows students to go beyond their normal boundaries and explore the lesson before teacher describe them in the classroom। मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे नॉर्मली आज क्या हो रहा है, आज मुझे जो पढ़ाना था मैंने उसको, अभी हमारी क्लास स्टार्ट हुई 3 बजे, फिर मैंने पीपीटी खोली, फिर स्टार्ट कर दिया। लेकिन जो फ्लिप्ड क्लासरूम है, इसमें क्या है कि जो आपको कल कराना होगा, उसको उसका वीडियो आपको बना के पहले दिन दे दिया जाएगा। फिर अगले दिन क्या होगा, मान लो कल हमें पढ़ना है इवेल्युएशन, तो आज आपको उसका वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और कल को आप उसको पढ़ के आओगे, और उसके ऊपर जो भी आपके डाउट्स होंगे या जो भी हम लोगों को डिस्कशन करना होगा वो हम करेंगे। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है फ्लिप्ड क्लासरूम का। जो अगला चीज जो पढ़ानी है, वो पहले दिन ही बच्चों को दे दी जाए, वो खुद से उसको पढ़ के समझे जितना वो समझ पा रहे हैं। अब जहां उनको डाउट्स लग रहा है, अगले दिन उसको डिस्कस करके क्लियर करें। अगला है डिजाइन थिंकिंग एंड क्रिएटिव आइडियाज। दिस इन्वॉल्व रियल लाइफ केस टू इंक्रीज द क्यूरोसिटी, एनालिटिकल स्किल्स एंड क्रिएटिविटी। इसमें जिज्ञासा और विश्लेषणात्मक कौशल और रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए वास्तविक जीवन के मामले शामिल हैं। ठीक है, मतलब रियल लाइफ केसेस के माध्यम से भी चीजों को आप समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, अगला हमारा इसी में है
माइंड मैप्स, ठीक है। यूज ऑफ सेल्फ लर्निंग टूल्स यानी स्व शिक्षण उपकरणों का उपयोग। माइंड मैप को आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कोई आपने टॉपिक पढ़ा, मान लो आपने लेवल्स ऑफ टीचिंग पढ़ा, तो एक मैप के रूप में इसको आप समझोगे। बीच में आप यहाँ पे एक हेडिंग डाल दोगे लेवल्स ऑफ टीचिंग, फिर उनको आगे उसकी सब हेडिंग्स डाल दोगे क्या क्या है, मतलब शॉर्ट में, पूरा कहानी नहीं लिखनी है, शॉर्ट में, ठीक है। तो और जो जो इसमें चीजें हैं कि किसके द्वारा दिया गया है, वो सारी चीजें शॉर्ट में, इस तरह से एक मैप के माध्यम से जो आप चीज पढ़ोगे वही है हमारा माइंड मैप। कुछ बच्चे जो भी कुछ चीजें उनको रिवाइज करनी होती तो एक मैप के रूप में उसको समझते हैं, ठीक है। तो यही होता है हमारा माइंड मैप, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आता है हमारा। फिर है आईसीटी बेस्ड टीचिंग मेथड्स, वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल लैब्स, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज यानी आभासी वास्तविकता, प्रयोगशालाएं और मुक्त शैक्षिक संस्थान। फिर इसी में हमारा आता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। इसके लिए मैंने अलग से पीपीटी बनाई है, वहां पे इसको डिटेल में पढ़ेंगे एलएमएस को, ठीक है। और क्या है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज यानी मूक, इसके बारे में हमने पढ़ ही लिया है। फिर है फ्री ऑनलाइन लर्निंग टूल्स यानी कुछ आपको ऐसे टूल्स भी है जो ऑनलाइन है और आप निःशुल्क है, उसके माध्यम से आप चीजों को समझते हो। फिर आता है गेमिफिकेशन यानी क्विज का उपयोग करके खेल के माध्यम से भी सीखा जा सकता है। कुछ ऐसे क्विजेज होते हैं या कुछ ऐसी गेम्स होती है जिसमें आप खेल खेल में ही बहुत सारी चीजों को सीख लेते हो ऑनलाइन माध्यम से, ठीक है। फिर टूल्स कौन से यूज होते हैं इसमें मॉडर्न और आईसीटी में। आईसीटी बेस्ड डिवाइसेस लाइक लैपटॉप एंड इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक्स, ई रीडर, ठीक है। लैपटॉप के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक और ई रीडर के माध्यम से आप लोग इसमें सीखते हो। फिर आता है एजुकेशनल गेम्स, ऑनलाइन पजल्स एंड क्विजेस, कि कोई ऐसी गेम्स होती है जो शिक्षा से रिलेटेड होती है, जैसे कोई स्पेलिंग वाला गेम होता है कि आपको करेक्ट स्पेलिंग किसी चीज की क्या है, या कोई मैथमेटिक्स वाला पजल हो सकते हैं, इस माध्यम से भी सीख सकते हैं। ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स यानी जो दृश्य और श्रव्य हमारी सामग्री है, सीडी डीवीडी के माध्यम से भी पढ़ा जा सकता है, प्रोजेक्टर्स के माध्यम से भी पढ़ाई होती है। इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड्स, जो हमारे इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड्स होते हैं, वो भी हमारा किसका पार्ट है, मॉडर्न और आईसीटी का, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड्स हो गए हमारे, इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक्स हो गई, आपको ऑप्शन में आ सकते हैं क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारा मॉडर्न और आईसीटी के जो भी हमारा सपोर्ट सिस्टम है उसके टूल्स है, तो ये थोड़े इंपॉर्टेंट है। फिर अभी डिफरेंसेस में देख लेते हैं हम लोग ट्रेडिशनल और मॉडर्न टीचिंग मेथड्स में। जो पारंपरिक तरीका था टीचर सेंटर्ड होता था, और मॉडर्न मेथड होता है लर्नर सेंटर्ड। सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज जिसमें होता है विषय विशेष ज्ञान पारंपरिक में, और दूसरा हमारा होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक एंड स्किल बेस्ड नॉलेज, यानी सब्जेक्ट स्पेसिफिक के साथ आपको कौशल आधारित ज्ञान भी प्रदान किया जाता है। पैसिव एंड लिमिटेड होता है, निष्क्रिय और सीमित होता है, लेकिन जो मॉडर्न है इंटरैक्टिव होता है, एंगेजिंग होता है, मतलब इसमें इंटरेक्शन ज्यादा होती है और एंगेजिंग है यानी आकर्षक है, एंगेजमेंट बना रहता है, क्योंकि अलग अलग टाइप के टूल्स हैं तो इंटरेस्ट बना रहता है और आपको सीखने में भी आसानी होती है। थ्योरेटिकल होता है हमारा ज्यादातर जो ट्रेडिशनल मेथड होता है, और जो मॉडर्न है वो कैसा होता है, कॉन्सेप्चुअल एंड प्रैक्टिकल यानी वैचारिक और व्यवहारिक हमारा जो आईसीटी और मॉडर्न बेस्ड होता है, ठीक है। इतना समझ आ गया सभी को जो भी हमने अभी पढ़ा।